जिस रात मेरी बुआ ने मुझे लाखों रुपए में बेच दिया, उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो अपना कहलाता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के साथ मुझे उस नरक में भेजा जा रहा है, वही आदमी मेरी माँ का ऐसा राज जानता था जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। मुझे अपनी माँ की बस धुंधली सी झलक याद थी। मैंने उन्हें कभी ठीक से देखा नहीं था। इतना जरूर पता था कि इस घर में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। मेरे पापा राम स्वरूप बहुत अय्यास किस्म के आदमी थे और पूरी जिंदगी गलत संगत और शराब में डूबे रहे थे। लोगों से सुनने में आया था कि वो मेरी माँ रूपा को किसी नाच गाने वाली जगह से अपने साथ लाए थे और फिर उनसे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद भी उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। लोग कहते थे कि जगह बदल जाने से किसी औरत की किस्मत नहीं बदलती, और शायद मेरी माँ की जिंदगी भी ऐसी ही थी। पापा उन्हें अपने घर तो ले आए, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी दूसरी औरतों के पास जाते रहे। पता नहीं माँ ने कैसे वो जिंदगी काटी होगी। मुझे उनकी ज्यादा बातें याद नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 7-8 साल की थी जब वो इस दुनिया से चली गई थी। शायद दुख सहते सहते अंदर से टूट गई थी। अब मैं बड़ी हो चुकी थी और बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। पापा अभी भी जिंदा थे और मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखने लगी थी। बल्कि कई लोग कहते थे कि मैं उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी आंखें हरी थीं और होंठ के नीचे एक तिल था। मेरी माँ के होंठ के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही तिल था। मेरा नाम संध्या है और मैं अपने ही घर में ऐसे रहती थी जैसे मेरी कोई कीमत ना हो। पापा देर रात घर लौटते थे। उनके कपड़ों से शराब और अजीब सी बू आती थी। उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा सख्ती रहती थी, जैसे मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई बोझ हूँ। जब वो मुझे देखते तो कुछ पल के लिए उनका चेहरा बदल जाता। शायद उन्हें माँ याद आ जाती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती थी। घर की औरतें भी मुझे अजीब नजरों से देखती थी, जैसे मेरे अंदर भी वही खून दौड़ रहा हो जिससे वो नफरत करती थी। मैंने बचपन से प्यार कम और ताने ज्यादा देखे थे। कई रातों को मैं छत पर जाकर आसमान देखती रहती और सोचती कि शायद माँ ऊपर कहीं से मुझे देख रही होगी। शायद उन्हें पता होगा कि उनकी बेटी भी उसी घर में वैसे ही जी रही है जैसे वो जिया करती थी। मेरे बुरे दिन तब शुरू हुए जब मेरी बुआ कमला 40 साल की उम्र में तलाक लेकर वापस अपने मायके आ गई। उस दिन घर का माहौल अजीब था। दरवाजे पर पुराने बक्से रखे जा रहे थे। नौकर सामान अंदर ला रहे थे और कमला बुआ आंगन में खड़ी हर चीज को नफरत से देख रही थी। उसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। मैं पानी का गिलास लेकर उसके पास गई तो उसने मुझे सिर से पांव तक देखा। फिर उसकी नजर मेरे होठ के तिल पर गई और वो ताना मारते हुए हंस पड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वो इस घर में कभी वापस नहीं आती, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। फिर उसने माँ के बारे में घटिया बातें करनी शुरू कर दी। घर के सब लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। मैं चुप खड़ी रही, लेकिन अंदर से जल रही थी। कमला बुआ जब से घर आई थी मुझे हर बात पर ताने देती रहती। कभी मेरे कपड़ों को लेकर, कभी मेरे चलने के तरीके को लेकर। कभी कहती कि मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती और कभी कहती कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ। और उसके मुंह से ये बात तारीफ नहीं बल्कि गाली लगती थी। रात को मैं अपने छोटे से कमरे में बैठी रहती। ऊपर लगा पुराना पंखा आवाज करता हुआ घूमता रहता। बाहर आंगन में कमला बुआ की तेज आवाज गूंजती रहती थी। वो पापा के साथ बैठकर माँ का जिक्र करती और मुझे लेकर जहर उगलती रहती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी नफरत थी, जैसे वो मेरी माँ से कोई पुराना बदला मुझसे लेना चाहती हो। लोगों से सुनने में आया था कि कमला बुआ ने अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर रखी थी। वो छोटी छोटी बातों पर अपने पति गिरिजा से लड़ती रहती। हर दूसरे दिन घर में तमाशा करती और गुस्से में कहती, अगर तलाक देना है तो दे दो। उसे पूरा भरोसा था कि गिरिजा उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो 2 बेटों की माँ थी। हमारे समाज में बेटे वाली औरत खुद को बहुत सुरक्षित समझती है। कमला बुआ को भी यही घमंड था। समय बीतता गया। दोनों बेटे राजा और जीत बड़े हो गए। वो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे, लेकिन कमला बुआ का स्वभाव नहीं बदला। उसका गुस्सा और जहरीली बातें वैसी ही रहीं। फिर एक दिन वही हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो हमेशा की तरह गिरिजा फूफा से झगड़ रही थी।
पूरा घर उनकी आवाजों से गूंज रहा था। वो चीख रही थी और गिरजा फूफा चुप खड़े थे। लेकिन शायद उस दिन उनके सहने की ताकत खत्म हो गई और उन्होंने गुस्से में उसे तलाक देने का फैसला सुना दिया। बस एक पल में कमला बुआ की दुनिया बदल गई। 40 साल की उम्र में वो अकेली रह गई। उसने सोचा कि दोनों बेटे उसके साथ आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब दोनों बेटों ने साफ मना कर दिया। राजा ने शांत आवाज में कहा कि वो अपने पिता का कारोबार छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जीत ने भी अपने पिता का साथ दिया। वो पल कमला बुआ के लिए सबसे बड़ा थप्पड़ था। पूरी जिंदगी अपनी जिद पर चलने वाली औरत आखिर में अकेली रह गई और खाली हाथ अपने भाई रामस्वरूप के घर वापस आ गई। अब वो धीरे धीरे हमारे घर पर कब्जा जमाने लगी थी। नौकरों को आदेश देती, घर के खर्च में दखल देती, पापा के सामने मीठा बनती और मेरे सामने जहर उगलती रहती। और शायद वो कामयाब भी हो जाती, क्योंकि पापा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर वर्मा पहले ही कह चुके थे कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो उनके गुर्दे जवाब दे देंगे। लेकिन शराब उनके लिए पानी जैसी थी। सुबह हो या रात उनके हाथ में बोतल जरूर होती थी। उनकी संगत भी बहुत खराब थी। हर वक्त पप्पू जैसे आवारा लोगों के साथ बैठे रहते। घर में हर समय शराब की बदबू फैली रहती। कई बार वो नशे में लड़खड़ाते हुए घर आते और आंगन में ही गिर जाते। तब घर के नौकर कल्लू और मीना मिलकर उन्हें कमरे तक पहुंचाते, लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं थी। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी की फिक्र नहीं की थी। मेरा उनसे कभी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि मैं उनसे पूछ पाती कि अगर माँ को इज्जत नहीं देनी थी तो उन्हें इस घर में क्यों लाए थे। कभी कभी मुझे लगता कि अगर मैं इस घर में पैदा होने की बजाय कहीं और पैदा होती तो शायद मुझे थोड़ी मोहब्बत तो मिलती, क्योंकि इस घर में तो हर सांस के साथ सिर्फ ताने और नफरत ही मिली थी। यहाँ तो मेरी और घर में पड़े फर्नीचर की एक ही औकात थी। जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर लिया जाता था और फिर नजरअंदाज कर दिया जाता था। मैं अक्सर अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। बाहर कमला बुआ की आवाज गूंजती रहती। कभी वो नौकरानी पर चिल्लाती तो कभी पापा के सामने मेरे खिलाफ बातें करती। वो जानबूझकर मेरी माँ का जिक्र छेड़ती ताकि मेरा खून खौले। और अब वो आ गई थी मेरी जिंदगी और खराब करने के लिए। मुझे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि आने वाले दिन मेरे लिए आसान नहीं होंगे। पापा इस दुनिया से चले गए। मौत भी उनको गलत जगहों पर भटकते हुए ही मिली। वहीं से उन्हें उठाकर लाया गया तो शरीर में जान बाकी नहीं थी। उनके कपड़े बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें आधी बंद थीं और सांसें कब की रुक चुकी थीं। मोहल्ले वाले अजीब नजरों से हमारे घर को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर दुख नहीं था, जैसे सबको पहले से पता हो कि उनका अंत ऐसा ही होगा। घर में शोर मचा हुआ था। औरतें ऊंची आवाज में रो रही थीं। कोई सिर पकड़कर बैठा था तो कोई पापा की बुराइयां धीरे धीरे दोहरा रहा था। लेकिन उन सबके बीच मेरी बुआ सबसे ज्यादा रोने का दिखावा कर रही थी। हाय मेरा भाई, हाय मेरा इकलौता भाई, वो बार बार यही बोल रही थी। आंखों पर पल्लू रखकर रोने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी आवाज में दुख महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खुश हो। और सच में वो खुश ही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं उस वक्त इतनी समझदार नहीं थी कि उसके चेहरे के पीछे छिपी खुशी को पहचान पाती। लेकिन आज जब मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ तो सब समझ आता है। पापा ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली थी। सेहत भी खत्म कर ली थी और इज्जत भी। लेकिन पैसा बहुत था उनके पास, इतना कि सारी जिंदगी गलत लोगों पर उड़ाते रहे, फिर भी खत्म नहीं हुआ। बड़े बड़े प्लॉट, दुकानें, किराए के मकान, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। और अब वो सब कुछ कमला बुआ के हाथ आने वाला था। मैं कई दिन तक सदमे में बैठी रही। घर पहले से भी ज्यादा सूना लगने लगा था। आंगन में खड़ा नीम का पेड़ अब और ज्यादा उदास लगता था। रात को हवा चलती तो खिड़कियां हिलती रहती और मुझे अजीब सा डर लगता। मैं सोचती थी कि बुआ शायद मुझे इस घर से निकाल देगी या फिर जल्दी से मेरी शादी कर देगी ताकि वो पूरे घर पर अकेले कब्जा कर सके। मेरी सोच बस यहीं तक जाती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी सोच वहां से शुरू हो रही थी जहां मेरी खत्म हो रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बहुत गर्मी थी। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा था। तभी बुआ ने मुझे आवाज दी, संध्या। मैं तुरंत बाहर आई। उसने अजीब नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले जा।
उनकी आवाज में अजीब सी सख्ती थी। मैं चुपचाप किचन में गई, ट्रे में चाय रखी और ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदम वहीं रुक गए। अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। मैं कभी किसी गैर आदमी के सामने नहीं गई थी, इसलिए मुझे बहुत हैरानी हुई कि बुआ ने बताया भी नहीं कि अंदर कोई आदमी बैठा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत नजरें झुका ली। उस आदमी की नजरें लगातार मुझ पर थीं, ऐसी नजरें जिन्होंने मेरे पूरे शरीर में डर भर दिया। मैंने जल्दी से ट्रे मेज पर रखी और वापस लौट आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। कमरे से बाहर निकलते हुए भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो आदमी मुझे ही घूर रहा है। मैं सीधे अपने कमरे में आ गई, लेकिन दिल बहुत बेचैन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैं पानी लेने बाहर निकली तो कमला बुआ फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी मेरे कानों में साफ पड़ रही थी। नहीं नहीं, 15 तो बहुत कम है। नहीं नहीं, 20 भी कम है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं वहीं दरवाजे के पीछे रुक गई। पता नहीं वो किस चीज की कीमत लगा रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरा ही सौदा हो रहा हो। बुआ के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे बात कर रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही आदमी याद आ रहा था, उसकी नजरें, बुआ की बातें और दिल में उठता डर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई जाल बुना जा रहा हो और मैं उसमें फंसने वाली हूँ। लेकिन उस वक्त तक मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमला बुआ क्या कर चुकी थी। और अगले ही दिन मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अगले दिन वो आदमी फिर आया। इस बार वो पहले से ज्यादा बेफिक्र होकर बैठा था, जैसे कोई अपना सामान लेने आया हो। सीना तान कर सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। कमरे में सिगरेट की बदबू फैली हुई थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था और गर्मी से पूरा घर भट्टी लग रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी कमला बुआ तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, आंखों में वही जहर भरा हुआ था। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चल, तुझे विदा करना है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। मैंने पूछा, मतलब? वो जोर से हंसने लगी, ऐसी हंसी जिससे मेरे शरीर में डर उतर गया। वो बोली, बेच दिया मैंने तुझे, अब तू उस आदमी के साथ जाएगी। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो, जैसे वो किसी और दुनिया की बात कर रही हो। बिना कुछ समझाए सीधे आकर कह दिया कि वो मुझे बेच चुकी है। मेरे हाथ पर सुन्न पड़ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, आपको क्या हो गया है? वो तुरंत चिल्लाने लगी, क्यों? तू कौन सी इस घर की असली बेटी है? तेरी माँ भी तो ऐसी ही थी। पता नहीं तू किसकी औलाद है। हाँ, हमें क्या पता। चल निकल यहाँ से, इस घर में अब तेरा कोई काम नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, वरना पापा मुझे इस घर में क्यों रखते? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो बोली, तेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जिनका उसे खुद पता नहीं होगा। चलो उठी यहाँ से। वो मुझे धक्के देने लगी। मैं दीवार से जा लगी। मेरा दुपट्टा जमीन पर गिर गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं लगातार रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। जब उसने देखा कि मैं नहीं जा रही, तो उसने दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बुला लिया। वह आदमी भारी कदमों से अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। शायद वो सब जानता था, शायद वो सिर्फ मुझे लेने आया था। मैं डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन कमला बुआ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर दोनों ने मिलकर जबरदस्ती मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं चीख रही थी, रो रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। और साथ साथ कमला बुआ मेरे कानों में जहर घोलती जा रही थी। तेरी माँ ने भी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, तू भी वही करेगी। हमारे खानदान पर बोझ है तू। तेरी माँ तो मर गई, लेकिन तुझे मैं इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। तेरे जैसी लड़की का यहाँ क्या काम? उसकी हर बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। मैं लगातार कह रही थी, बुआ, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे मत भेजो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह लूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उस आदमी ने मुझे जबरदस्ती उठाया। मेरे हाथ कसकर पकड़े हुए थे। आंसू लगातार मेरे चेहरे पर बह रहे थे। मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी। वही घर जहां मैंने बचपन बिताया था, वही आंगन, वही नीम का पेड़, वही दीवारें और कमला बुआ दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब सारी जायदाद सिर्फ उसकी हो चुकी थी और मुझे भी
वो लाखों रुपयों में बेच चुकी थी। उस आदमी ने मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर जोर से धक्का दिया। मेरा शरीर दरवाजे से टकराया और पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं लगातार रो रही थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मेरा आधा दुपट्टा नीचे सड़क पर घिसट रहा था। गाड़ी के शीशों से बाहर शहर धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। सड़कें बदलने लगी थी। बड़ी बड़ी इमारतें कम होती जा रही थी और चारों तरफ सुनसान रास्ते नजर आने लगे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हवा भी जैसे आग उड़ा रही थी। बाहर सूखी जमीन और उड़ती धूल दिखाई दे रही थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि हम किसी दूर इलाके की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ इंजन की आवाज और मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैं बार बार उस आदमी से कह रही थी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे घर वापस ले चलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ कोई सामान हूँ जिसे पैसे देकर खरीदा गया हो। मैं रोती रही, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बदनाम गली में जाकर रुकी। वहां एक बहुत बड़ा कोठी जैसा घर था। गाड़ी रुकते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन उस गली में अजीब सी चमक थी। लाल और नीली लाइटें जल रही थीं। कहीं हंसने की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं लड़ाई झगड़े की। सड़क किनारे खड़े आदमी अजीब नजरों से आने जाने वालों को देख रहे थे। शेरा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा। मेरे पैर कांप रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शरीर पसीने से भीग चुका था। हवा में सिगरेट, पसीने, शराब और सस्ते इत्र की मिलीजुली बदबू फैली हुई थी। मैंने सामने देखा, वो बहुत बड़ा घर था। बाहर से किसी अमीर आदमी की हवेली लगता था। ऊंचा गेट, बड़ी बड़ी खिड़कियां और बालकनी में चमकती रंग बिरंगी लाइटें, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई दरवाजे से ही महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मैं सब समझ गई थी। वो एक कोठा था। वहां मौजूद लड़कियां सिर्फ शरीर बनकर रह गई थीं। किसी की आंखों में जिंदगी नहीं थी। वहां लोग इंसान नहीं खरीदते थे, सिर्फ वजूद खरीदे जाते थे। बड़ा सा हॉल था। नीचे मोटा कालीन बिछा था। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। कहीं औरतें जोर जोर से हंस रही थीं, कहीं कोई आदमी सिगरेट पीते हुए बैठा था। किसी कमरे से तेज गाने की आवाज आ रही थी और कहीं से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। वहां बैठी औरतों के चेहरे पर इतना मेकअप था कि असली चेहरा पहचानना मुश्किल था। कोई खामोश बैठी छत देख रही थी, तो कोई आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बैठी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। ऐसी दुनिया जहाँ लोग जिंदा तो रहते हैं, लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं। शेरा मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। वहां लंबा सा बरामदा था और दीवारों पर चमकीले पर्दे लगे थे। एक कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। कमरे में एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। भारी शरीर, हाथों में मोटे सोने के कड़े, चेहरे पर गहरा मेकअप और आंखों में अजीब सी चमक। वो बड़े पलंग पर बैठी पान खा रही थी। शेरा ने उसे देखते हुए कहा, रंगीली बाई, माल ले आया हूँ। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। वो तुरंत उठकर मेरे पास आई और बोली, अरे शेरा, तू भी पागल है क्या? लड़की का क्या हाल बना दिया है, देख तो सही कैसे कांप रही है। अरे कोई जल्दी पानी लेकर आओ। उसकी आवाज सुनते ही एक लड़की भागकर पानी ले आई। मैं कांप रही थी। मेरा गला सूख चुका था। रंगीली बाई ने खुद मेरे हाथ में गिलास दिया। मैंने मुश्किल से 2-4 घूंट पानी पिया, तब जाकर थोड़ी जान आई। लेकिन वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। मेरे चेहरे को, मेरे हाथों को, मेरी आंखों को, मेरे बालों को, जैसे कोई कीमती चीज देख रही हो। फिर उसने शेरा की तरफ देखा और बोली, माल तो बहुत अच्छा लाया है, लेकिन तमीज बिल्कुल नहीं है तेरे अंदर। अगर इसके चेहरे पर कोई निशान पड़ जाता तो फिर कौन खरीदता? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल घिन से भर गया। वो लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हूँ जिसकी कीमत लगाई जा रही हो। मैंने रोते हुए कहा, मुझे जाने दो, मेरा यहाँ क्या काम है? रंगीली बाई जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वो बोली, अरे पगली, तेरा काम यही है और कहाँ होगा? तभी शेरा ने सिगरेट जलाते हुए कहा, इतना ड्रामा कर रही है, इसकी माँ भी शायद यही कहीं से गई थी। जैसे ही रंगीली बाई ने यह सुना, उसका चेहरा अचानक बदल गया।
वो फौरन मेरे पास आई और मेरी ठुड्डी पकड़कर गौर से चेहरा देखने लगी। फिर धीरे से बोली, इसकी शक्ल तो रूपा से बहुत मिलती है। मेरी रूह कांप गई। रूपा मेरी माँ का नाम था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं उसी जगह पहुंच गई थी जहां से मेरी माँ को बरसों पहले जबरदस्ती लाया गया था? मैं डर से रंगीली बाई को देखने लगी। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, रूपा मुझे आज तक याद है, बड़ी जिद्दी लड़की थी। जितने दिन यहाँ रही भागने की कोशिश करती रही। फिर एक दिन किसी अमीर आदमी के साथ यहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ सच में इसी नरक में रह रही थी। शायद इन्हीं दीवारों के बीच रोई होगी, मदद मांगी होगी, भागने की कोशिश की होगी। रंगीली बाई मुझे घूरते हुए बोली, अगर तू उसकी बेटी है तो तेरी किस्मत भी बड़ी अजीब है। यहाँ ऐसी ऐसी कहानियां छुपी हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। फिर वो जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में खुशी नहीं, सिर्फ पत्थर जैसी बेरुखी थी। उसने शेरा से कहा, लड़की नई है, इसे सबसे छुपाकर कमरे में बंद कर दे। बड़ा सेठ आने वाला है, उसी के सामने पेश करेंगे, वही इसकी सही कीमत लगाएगा। मेरी टांगों से जान निकल गई। मैंने फौरन उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोते हुए कहने लगी, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मुझे मत रखो यहाँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैंने शेरा से भी कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में नहीं करूंगी, बस मुझे वापस जाने दो। लेकिन किसी के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं आया। वो सब ऐसे खड़ी थी जैसे ये सब उनके लिए रोज की बात हो, जैसे हर दिन लड़कियां इसी तरह यहाँ लाई जाती हों। रंगीली बाई ने बेरुखी से हाथ हिलाया और कहा, ले जाओ इसको, बहुत रो रही है। शेरा ने फौरन मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बरामदे से ले गया। मैं लगातार रो रही थी। वहां खड़ी दूसरी लड़कियां चुपचाप मुझे देख रही थी। किसी की आंखों में दुख था, किसी की आंखों में डर, और कुछ ऐसी भी थी जिनके चेहरे बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। शायद वो भी कभी मेरी तरह यहाँ लाई गई होंगी। शेरा मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया। अंदर सिर्फ एक पलंग था, एक पुराना पंखा और कोने में बाथरूम। उसने मुझे अंदर धक्का दिया, फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से पीटने लगी, मुझे बाहर निकालो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक लड़की खाना और पानी रख गई। वो खामोश थी। उसने मेरी तरफ दुख भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने पूरे कमरे को गौर से देखा। खिड़की पर मोटी सलाखें लगी हुई थीं। दरवाजा बाहर से बंद था। दीवारें खाली थीं। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने पलंग खिसकाया, खिड़की को जोर से हिलाया, बाथरूम में जाकर देखा, शायद कोई रास्ता हो, लेकिन हर तरफ बंदिश थी। मैं थक कर जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज गई थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं भी अपनी माँ की तरह उसी कोठे में आ गई थी। मैंने घुटनों में मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत सच में खत्म हो चुकी है। 2 दिन मैं उस कमरे में बैठकर रोती रही। वक्त जैसे रुक गया था। न दिन का पता चलता था न रात का। सिर्फ कमरे की दीवारें थी और मेरा रोना। कमरा हर वक्त बंद रहता था। बाहर से कुंडी लग जाती थी। सिर्फ कभी कभी किसी के कदमों की आवाज आती थी, या बरामदे में औरतों के हंसने की। रात के वक्त बाहर से मर्दों की आवाजें और ठहाके और भी साफ सुनाई देते थे। कभी कोई लड़की जोर से हंसती तो अगले ही पल किसी के रोने की आवाज आने लगती। वो जगह किसी डरावने शमशान जैसी थी। ऐसा शमशान जहां जिंदा लोग कैद थे। मैं ज्यादातर वक्त पलंग के कोने में बैठी रहती, घुटनों में मुंह छुपाए, कभी अपनी माँ के बारे में सोचती, कभी अपने बाप के बारे में, कभी कमला बुआ को याद करती तो दिल में नफरत भर जाती। 2 दिन में शायद ही मैंने चैन से आंख बंद की हो। जब भी आंख लगती डरावने सपने आने लगते। कभी लगता कमला बुआ हंस रही है, कभी लगता कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा है, कभी अपनी माँ नजर आती, वही सूजी हुई आंखें, वही तिल, वो मुझे देख रही होती, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा दुख होता। मैं घबराकर उठ जाती, फिर देर तक रोती रहती। मैंने खाना खाना भी छोड़ दिया था। पहले दिन जब एक लड़की खाना लेकर आई तो मैंने प्लेट दूर कर दी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन यहाँ न रहूं। कुछ देर बाद रंगीली बाई खुद कमरे में आई। उसके हाथ में पान था और चेहरे पर गुस्सा। वो बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं खामोश रही। उसने प्लेट उठाई और मेरे सामने रख दी। खाना खा ले, मैंने रोते हुए कहा। मुझे नहीं खाना। वो फौरन सख्त आवाज में बोली, अगर खाना नहीं खाया
तो तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, तबीयत खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, अभी तो दयानंद सेठ ने देखना भी है। फिर वो बाहर निकल गई। मैं वहीं बैठी सोचती रही कि ये दयानंद सेठ कौन है। उसके बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ हर कोई उसी का नाम लेता था। कभी कोई लड़की कहती दयानंद सेठ आने वाला है, कभी शेरा हंसते हुए कहता बस अब किस्मत खुलने वाली है, कभी रंगीली बाई किसी से फोन पर कहती इस बार ऐसा माल आया है कि दयानंद सेठ भी खुश हो जाएगा। उनकी बातें मुझे बहुत गंदी लगती थी। हर बात में अजीब सा इशारा होता था, जैसे इंसानों की नहीं सामान की बात हो रही हो। वो कहते वही किस्मत का फैसला करेगा। धीरे धीरे उनकी इशारों की बातों का मतलब मुझे समझ आने लगा और मेरी रूह कांप उठी। मैं जब भी ये सब सुनती मेरे पूरे शरीर में डर भर जाता। मुझे लगता जैसे मैं किसी बाजार में खड़ी हूँ जहाँ हर चीज की कीमत लगती है और अब मेरी बारी थी। दूसरे दिन शाम के वक्त बाहर बहुत शोर था। लगता था कोई महफिल लगी हुई थी। संगीत की आवाजें दीवारों से टकरा रही थी। मैं दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी। कोई आदमी जोर जोर से हंस रहा था। किसी लड़की की आवाज आई, रंगीली बाई आज तो बड़ा खर्च होगा। फिर किसी ने कहा दयानंद सेठ आ रहा है ना। उसके बाद सब हंसने लगे। मैं फौरन पीछे हट गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने कमरे के हर कोने को बार बार देखा। शायद कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई खिड़की खुल जाए, शायद दीवार में कोई सुराख हो, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ बंद दरवाजा, मोटी दीवारें और ऊपर घूमता हुआ पंखा जो हर वक्त अजीब सी आवाज करता रहता था। मैंने एक बार खिड़की की सलाखों को जोर से पकड़कर हिलाने की कोशिश की। मेरे हाथ छिल गए, लेकिन सलाखें नहीं हिली। मैं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर अचानक मेरे मन में सवाल आया, अगर मैं यहाँ से भाग भी गई तो जाऊंगी कहाँ? मेरा अपना कौन था? बाप मर चुका था, कमला बुआ मुझे बेच चुकी थी, घर अब मेरा नहीं रहा था और दुनिया में मेरा कोई ऐसा नहीं था जिसके पास मैं जा सकती थी। ये सोचकर मेरा दिल और ज्यादा डूब जाता था। मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। रात को एक लड़की दोबारा खाना लेकर आई। उसकी उम्र शायद मुझसे ज्यादा नहीं थी। उसने चुपचाप प्लेट रखी और जाने लगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये दयानंद सेठ कौन है? वो कुछ पल चुप रही, फिर अजीब सी नजरों से मुझे देखा और धीरे से बोली, यहाँ जिस दिन उसका नाम सुनाई देने लगे तो समझ लो किस्मत बहुत खराब होने वाली है। ये कहकर वो फौरन चली गई। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं पूरी रात जागती रही, दरवाजे को देखती रही और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि वो दयानंद सेठ कभी ना आए। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जिससे मैं 2 दिन से डर रही थी। शाम के वक्त अचानक पूरे कोठे में अजीब सी भागदौड़ शुरू हो गई। नीचे से औरतों की आवाजें आ रही थी। कोई पर्दे ठीक कर रहा था, कोई कमरे साफ कर रहा था, कहीं ठहाके थे और कहीं जल्दी जल्दी कदमों की आवाजें। फिर मुझे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, दयानंद सेठ आ गए। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं पलंग के कोने में बैठी कांपने लगी। हाथ पसीने से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारा खून निकल गया। बाहर से रंगीली बाई की आवाजें आ रही थी, कमरे को जल्दी से सजाओ, सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिर कुछ औरतें हंसने लगीं। मेरा दम घुटने लगा। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिल कर रहा था कि किसी तरह दीवार तोड़कर भाग जाऊं, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथों में कपड़े थे, बहुत भारी कपड़े, लाल रंग का लहंगा, बड़ा सा दुपट्टा, चूड़ियां, पायल और मेकअप का सामान। मैं वो सब देखकर सुन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दुल्हन बनाया जा रहा हो, लेकिन ये किसी खुशी की दुल्हन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बाजार में सजाकर बैठा दी जाने वाली चीज हूँ। वो लड़की चुपचाप सामान मेज पर रखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। शायद उसे मुझ पर तरस आ रहा था। मैं फौरन उसके पास गई और उसके हाथ पकड़ लिए। मैं रोते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन जाएगा। मेरा क्या होगा? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मेरे हाथ अलग करते हुए बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं, तुम हमें और मजबूर मत करो।
मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो करने दो, नहीं तो तुम्हारी भी मुसीबत बढ़ जाएगी और मेरी भी। उसकी आवाज में इतना डर था कि मुझे महसूस हुआ जैसे वो खुद भी किसी कैद में जी रही हो। वो धीरे धीरे मुझे तैयार करने लगी, मेरे बाल बनाए, मेरे चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। मैं लगातार रो रही थी और आंसुओं की वजह से मेकअप बार बार खराब हो रहा था। वो हर बार मेरे आंसू साफ करती और फिर मेकअप ठीक करती। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 22-23 साल होगी, लेकिन उसकी आंखें बहुत बूढ़ी लग रही थी, जैसे उसने उम्र से ज्यादा दर्द देख लिया हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, बस इतना ही। लेकिन उसे एक शब्द में इतना दर्द था कि मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ देर चुप रही, फिर मैंने पूछा, ये दयानंद सेठ कैसा आदमी है? उसने आईने में मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, यहाँ कोई भी अच्छा आदमी नहीं होता, लेकिन अगर तुम पूछ रही हो कि वो कैसा है तो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो हल्का सा कड़वा हंस दी और बोली, इतना समझ लो कि उसने कभी किसी लड़की पर जबरदस्ती हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसकी दुनिया यही है। मैंने फौरन पूछा, यहाँ और क्या क्या होता है? इस बार वो चुप हो गई, उसके चेहरे पर डर उतर आया। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ सब कुछ होता है। अच्छे चेहरे वाले लोग भी अंदर से बहुत बुरे होते हैं, बस कुछ लोग अपना असली चेहरा छुपाना जानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास हर तरफ खतरनाक लोग खड़े हैं, कोई हंसता हुआ, कोई चुप रहने वाला, कोई मीठी बातें करने वाला, लेकिन अंदर से सब एक जैसे। वो लड़की चुपचाप मुझे तैयार करती रही। उसने मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई, सिर पर दुपट्टा रखा और फिर मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया। मैंने खुद को देखा तो मेरी आंखों से फिर आंसू निकल आए। मैं सच में दुल्हन लग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ डर था। ऐसा डर जो शायद मौत से भी बड़ा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की मेरे पास आई और धीरे से बोली, अगर हो सके तो चुप रहना, यहाँ किसी की चीख कोई नहीं सुनता। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं फौरन उसके पीछे गई और आखिरी बार बोली, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो। वो रुक गई, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने नजरें झुका ली और बोली, अगर मेरे पास रास्ता होता ना तो मैं खुद बहुत पहले यहाँ से भाग चुकी होती। इतना कहकर वो बाहर चली गई। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब मैं उस कमरे में अकेली थी। ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा सुंदर था। दीवारों पर सुनहरा काम था, कोनों में खुशबू वाली मोमबत्तियां जल रही थी, पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी, छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था, लेकिन उस सारी खूबसूरती के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो बाहर से बंद था। मैंने खिड़की देखी, वहां भी मोटी जाली लगी हुई थी। यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। मुझे सच में दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया था। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, आंखों में काजल, सिर पर भारी दुपट्टा, लेकिन दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा दफना दिया हो। कमरे में हल्की रोशनी थी, खुशबू वाली मोमबत्तियों की महक मेरे दिमाग पर अजीब सा बोझ डाल रही थी। मैं पलंग के किनारे बैठी लगातार अपने हाथ मरोड़ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी कोई सुन लेगा। तभी अचानक दरवाजा खुला। मेरा पूरा शरीर कांप गया। बस दयानंद सेठ कमरे के अंदर आया। मैंने डरते हुए पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी शायद, लेकिन वो उतना बूढ़ा नहीं लगता था। लंबा कद, साफ कपड़े, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उसकी आंखें बाकी आदमियों जैसी नहीं थी जिन्हें मैंने उस जगह पर देखा था। उनमें गंदी चाहत कम और थकान ज्यादा थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आकर रुक गया। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उसने कुछ पल चुपचाप मुझे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा घूंघट उठाया। मैं डर से कांप गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे पर गहरी हैरानी उतर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे पहले कहीं देखा हो, जैसे कोई पुरानी याद अचानक उसके सामने जिंदा खड़ी हो गई हो। मैंने उसे पहली बार देखा था
लेकिन वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बरसों से जानता हो। मैं फौरन उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा, मैं शरीफ लड़की हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। मैं ये सब नहीं करना चाहती। मुझे आप लोगों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप इतने बड़े आदमी हैं तो आप जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहती जा रही थी। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं उसके पैरों में गिरने ही वाली थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ा मुझे देखता रहा। फिर उसने धीरे से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैंने कांपते हुए आंसू पोंछे और कहा, रूपा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल के लिए जैसे कहीं खो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर वो धीरे से बोला, तुम बिल्कुल उसी जैसी लगती हो। मैंने तुरंत घबराकर पूछा, आप मेरी माँ को जानती हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने जल्दी से पूछा, कैसे जानते थे? उसने गहरी सांस ली और पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम डरना मत। फिर वो कुछ पल खामोश रहा और अगले शब्द सुनकर मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया है। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। मेरे आंसू अचानक रुक गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या? वो बोला, हाँ, इसके अलावा तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें आज ही यहाँ से ले जाऊंगा। एक भी दिन यहाँ नहीं रहने दूंगा और ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं बिल्कुल पत्थर की तरह बैठी उसे देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। जिस आदमी से मैं सबसे ज्यादा डर रही थी, वही मुझे बचाने की बात कर रहा था। उसने पूरे समय मुझे हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे करीब आया, न वैसी नजरों से देखा जैसे बाकी आदमी देखते थे। वो बस शांत बैठा रहा। फिर अचानक उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और बोला, डरना मत, और फिर बाहर चला गया। उसके जाते ही बाहर से आवाजें आने लगी। पहले धीरे धीरे बातें हुई, फिर किसी के गुस्से में बोलने की आवाज आई, फिर रंगीली बाई की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि बाहर किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने पर बैठी रही। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। दयानंद सेठ वापस अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। उसने छोटे से लहजे में कहा, चलो मेरे साथ। मैं तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन दिल में पहली बार उम्मीद जगी थी। वो मुझे कमरे से बाहर ले आया। पूरे कोठे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रंगीली बाई दूर खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। शेरा भी वहीं खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दयानंद सेठ के सामने एक शब्द भी बोले। मैं चुपचाप उसके पीछे चलती रही। फिर वो मुझे बाहर ले आया और गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी चल पड़ी। मैं पूरे रास्ते खामोश बैठी रही। दिल अब भी डर से भरा हुआ था। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। वही सुनसान सड़कें, वही गर्म हवा, लेकिन अब दिल में एक अजीब सा सवाल बार बार उठ रहा था। यह आदमी आखिर है कौन और मेरी माँ को कैसे जानता है? काफी देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुकी। वो जगह उस कोठे से बिल्कुल अलग थी। बड़ा सा गेट, शांत सा आंगन, सफेद दीवारें और हर तरफ सुकून फैला हुआ था। वो मुझे अंदर ले गया। घर में अजीब सी शांति थी। न ऊंची आवाजें, न गालियां, न धुएं की बदबू, बस सन्नाटा। उसने एक नौकरानी को आवाज देकर कहा, इनके लिए कमरा तैयार करो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अभी तुम आराम करो, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं चुपचाप उसके पीछे चलते हुए एक कमरे में पहुंच गई। कमरा बहुत साफ था। खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे लगे थे। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी हुई थी। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी डरी हुई थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक कुछ भी आसान नहीं हुआ था। मैं कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में खाना लाया गया। बड़े आदर से मेरे सामने खाना रखा गया। चमकते बर्तन, गरम रोटियां, खुशबूदार सब्जी और ठंडा पानी। मैं हैरानी से सब कुछ देख रही थी। अभी कुछ घंटे पहले तक मैं उस बंद कमरे में बैठी रो रही थी, और अब यहाँ इस बड़े बंगले में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे मैं सच में किसी इज्जतदार घर की लड़की हूँ। खाना लाने वाली नौकरानी मुझे छोटी बहू कहकर बुला रही थी। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें फिर भर आईं। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे सम्मान से पुकारा था।
मैं दुल्हन तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी शादी भी होने वाली है। कुछ देर बाद एक औरत मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक नया लहंगा था। उसने आकर बड़े सम्मान से कहा, छोटी बहू, ये पहन लीजिए, शादी का वक्त हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चुपचाप बैठी रही। फिर जब मुझे बाहर ले जाया गया तो मैंने देखा कि बहुत ही साधारण तरीके से मंडप सजा हुआ था और पंडित जी भी आ चुके थे और आसपास बस कुछ ही लोग खड़े थे। जब सेहरा सजाए हुए दूल्हा मेरे साथ मंडप में बैठा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो दयानंद सेठ नहीं थे, क्योंकि सेठ तो पीछे बाकी लोगों के साथ खड़े हुए थे। ये कोई और ही था। मैं हैरानी से उसको देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन होगा, लेकिन मेरी नजर जब उसके हाथों पर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। मेरा दिल एक पल के लिए फिर से डर से भर गया, लेकिन फिर तुरंत मुझे वो कोठा याद आ गया, वो बंद कमरा, रंगीली बाई, शेरा और उसकी गंदी नजरें। मैंने तुरंत शादी के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि उससे पहले जो जिंदगी मुझे दी जा रही थी, ये जिंदगी उससे कहीं बेहतर थी। कम से कम मैं किसी की पत्नी तो बन रही थी, किसी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं। शादी के बाद घर के लोग आराम से अपने कामों में लग गए। किसी ने मुझे बुरा महसूस नहीं होने दिया, ना किसी ने अजीब सवाल किए, न ताने मारे। रात को मैं उसी कमरे में चुपचाप बैठी थी। दिल में अजीब सा डर भी था और सुकून भी। मैं सोच रही थी, मेरा पति कैसा होगा? क्या वो भी बाकी मर्दों जैसा होगा? या सच में अच्छा इंसान होगा? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मैं घबरा गई। एक नौजवान कमरे में अंदर आया। मैंने पहली बार उसे देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत था। साफ चेहरा, शांत आंखें, हल्की सी दाढ़ी और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया और मुझसे थोड़ी दूरी पर रुक गया। फिर बहुत प्यार से बोला, मैं जानता हूँ जिस तरह ये सब हुआ है आप बहुत परेशान होंगी, इसलिए घबराइए मत। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भेजा गया है। हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम अच्छे दोस्त बन जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, ना कोई और कोशिश की, ना गलत नजरों से देखा। वो बहुत आराम से बातें करता रहा। फिर वो बिस्तर के दूसरे किनारे पर जाकर लेट गया और बोला, आप आराम कर लीजिए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी मर्द से डर महसूस नहीं हुआ था। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। कभी अपने पति को देखती और कभी छत को। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद भगवान ने मेरे लिए सच में कोई रास्ता निकाल दिया है। सुबह हुई तो खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। कमरे में अजीब सा सुकून था। कुछ देर बाद एक नौकरानी आई और बोली, छोटी बहू, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत घबरा गई। मैं धीरे धीरे उसके साथ चलती हुई एक बड़े कमरे में पहुंची। वहां एक बहुत रौबदार औरत बैठी थी। सफेद शिफॉन की साड़ी जिस पर रंग बिरंगे फूल पेंट किए हुए थे, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी नरमी। वो मेरी बुआ सास थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया, फिर आराम से बोलना शुरू किया। कहने लगी, मेरे भाई को कोठों पर जाने की आदत उसकी शादी से पहले से थी। उसे कभी रोका नहीं गया, क्योंकि वही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा था और उसका दबदबा शुरू से इस घर में रहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति आरब में ऐसी कोई आदत नहीं है। वो आज का लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, दयानंद रूपा नाम की एक तवायब से बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक दिन उन्होंने उससे कहा था कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक रूपा किसी और के साथ शादी करके जा चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी माँ से किसी ने सच में प्यार भी किया था। मेरी बुआ सास ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जब उन्हें पता चला कि तुम रूपा की बेटी हो और उसी की तरह मुसीबत में फंस गई हो, तो उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया। उन्होंने आरब से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं चुपचाप बैठी रोती रही। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, दिल में कोई बात मत रखना। हमें पता है तुम बुरी लड़की नहीं हो, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आरब ने भी कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए उसके साथ भी बुरा नहीं होगा। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें हर तरह से इज्जत मिलेगी। हम खानदानी लोग हैं। एक बार किसी को अपना बना लें तो फिर उसे कभी नीचा नहीं दिखाते। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद बरसों बाद मैं सुकून से रो रही थी। फिर मैंने भी उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी माँ के बारे में, पापा के बारे में,
कमला बुआ के बारे में, उस दिन के बारे में जब मुझे बेच दिया गया। वो चुपचाप सब सुनती रही, फिर आखिर में गुस्से से बोली, भाड़ में जाए तुम्हारी वो बुआ, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें किस चीज की कमी है? उनकी बात सुनकर पहली बार मुझे लगा शायद मेरा भी कोई घर है, और सच में उस घर में मेरी बहुत इज्जत थी। नौकर मुझे इज्जत से बुलाते थे, मेरी बुआ सास मुझे बेटियों की तरह रखती थी। आरव हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, वो सच में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। उसने कभी मेरे बीते हुए कल को लेकर मुझे शर्मिंदा नहीं किया, कभी मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं की। जब मैं रात को डर कर उठ जाती तो वो चुपचाप पानी ला कर देता और कहता, अब तुम सुरक्षित हो। दयानंद सेठ से मेरा सामना बहुत कम होता था, और जब भी होता वो मेरे सिर पर हाथ रखकर चले जाते। उनकी आंखों में हमेशा अजीब सा दुख होता था। शायद वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया था, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी अपने कुछ कांस्टेबल के साथ घर पर आए। दयानंद जी ने मुझसे कहा कि तुम पर जो भी बीता है वो सब कुछ इन्हें साफ साफ बता दो। मैंने ऐसा ही किया, और फिर इसके बाद मेरी बुआ कमला को गिरफ्तार कर लिया गया। रंगीली बाई और शेराबी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, और वहां की जितनी भी लड़कियां थीं उन्हें सेठ जी ने आजाद करवा दिया। ये सब जब मुझे पता चला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो अपनी माँ याद आती है, फिर दिल से एक प्रार्थना निकलती है, काश उसे भी ऐसी इज्जत वाली जिंदगी मिली होती। लेकिन शायद किस्मत ने उसकी बेटी के लिए वो सब सुकून लिख दिया था जो उसकी माँ को कभी नहीं मिला। दोस्तों, अपने ही कई बार सबसे बड़ा धोखा देते हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो टूटी हुई जिंदगी को इज्जत और प्यार दे सकते हैं। इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके दिल और कर्मों से होती है, और जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें एक दिन उसकी सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, जागरूकता और एक सामाजिक संदेश देना है। कहानी में दिखाए गए अपराध, मानव तस्करी, शोषण और गलत गतिविधियों का किसी भी रूप में समर्थन या महिमा मंडन नहीं किया गया है। वीडियो का उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि ऐसी बुराइयां समाज के लिए कितनी खतरनाक हैं, और अंत में सच एवं इंसानियत की जीत होती है। इस कहानी के सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। कृपया इसे केवल एक फिक्शनल सोशल ड्रामा के रूप में ही देखें। धन्यवाद।